तो हम लोग मैथ के सिलेबस की बात करते हैं। आपको बाकायदे नोट्स बनाना है ना। अभी तक आप नोट्स बनाए नहीं बनाए आपकी मर्जी थी, लेकिन अब आज से हम लोग पढ़ेंगे अपना सिलेबस जो आपके सिलेबस में है। तो आपको नोट्स बनाना है, और नोट्स इसलिए भी बनाना है क्योंकि नोट्स आज के लिए थोड़ा बनाना है, कल के लिए नहीं बनाना है। नोट्स तब के लिए बनाना है जब आप कोचिंग नहीं आएंगे, कोचिंग आपकी बंद हो जाएगी। तो नोट्स से ऐसा माध्यम होगा जिससे आप रिवीजन जल्दी कर सकते हैं। समझ में आया ना? इसलिए नोट्स बनाइए। चलिए हम मैथ की बात करते हैं। तो मैथ्स को मेन रूप से दो भागों में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। एक पढ़ते हैं अर्थमेटिक यानी अंक गणित, और एक होता है एडवांस मैथ। अर्थमेटिक अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस। एडवांस अर्थमेटिक और एडवांस। तो अर्थमेटिक का जिस मतलब होता है जिसको अंक गणित बोलते हैं। अगर आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये मान के चलिए कि 80% रोल अंक गणित का है और 20% रोल एडवांस मैथ का है। 80% अंक गणित पूछा जाता है, 20% एडवांस पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट दोनों है क्योंकि 20% भी बहुत बड़ा मार्जिन है ना। अगर आप एडवांस छोड़ देंगे कि चलो 80 क्लियर कर लेते हैं, 20 छोड़ देते हैं, तो 20% भी अपने आप में एक अच्छा खासा नंबर देके जाता है। इसलिए आपको पढ़ना दोनों पड़ेगा। अंकगणित की अगर सिलेबस की बात करें तो जिसे हम लोग सबसे पहला जो सिलेबस पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलसीएम अथवा एचसीएफ। हाँ, इसको लासा और मासा भी बोलते हैं, लासा मासा। और तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अनुपात और समानुपात। तीसरा चैप्टर। इसके बाद चौथा चैप्टर एवरेज। औसत। पांचवा चैप्टर परसेंटेज। प्रतिशत। और छठवां चैप्टर आपका होगा हाँ प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। और छठवां चैप्टर सातवां चैप्टर, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। हाँ, छूट अथवा बट्टा। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज। इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप साझेदारी। साझेदारी। इसके बाद आपको अगला चैप्टर पढ़ना है मिश्रण, एलिगेशन।
मिश्रण। इसके बाद का चैप्टर हाँ, इसके बाद एज, आयु। इसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। चाल, समय और दूरी। इसके बाद आपको पढ़ना है नाव एवं धारा, स्ट्रीम एंड बोट। स्ट्रीम एंड बोट, नाव और धारा। इसके बाद कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। कार्य और समय। इसके बाद आपको पढ़ना है पाइप एवं टंकी। पाइप एंड टैंक। पाइप और हाउज या टैंक भी बोलते हैं, हाउज। इसके बाद हाँ, इसके बाद घातांक एवं करड़ी। सर्स एंड इंडेक्स। घातांक एवं करड़ी। इसके बाद आपको पढ़ना है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। वर्गमूल और घनमूल। इसके बाद आपको पढ़ना है और भी चैप्टर। चलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहां 19 नंबर आपको पढ़ना है फ्रैक्शन, भिन्न। और इसके बाद आपको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और इसके बाद आपको पढ़ना है डीआई, डाटा इंटरप्रेजेंटेशन, डीआई। ये आपके अंकगणित के सिलेबस है 21। बताइए अगर कोई चैप्टर आपको छूटा लग रहा हो। देखिए अब इसको, इस पूरे चैप्टर को 2-4-10 दिन में नहीं पढ़ा जा सकता, सही ना। अगर आप सोचिए कि 1 महीने में खत्म हो जाएगा तो 1 महीने में खत्म नहीं होगा। हाँ, खत्म किया जा सकता है लेकिन सीख नहीं पाएंगे, सही ना। ये 1 महीने 2 महीने में आप चीजों को तब समझ सकते हैं जब आपका बेसिक बढ़िया से हो। किसी को यहां तक दिक्कत है? चलिए सिलेबस आप लिख लीजिए।
कितने चैप्टर आपको पढ़ना है। किसी को किसी भी सब चैप्टर में अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। आप कहीं भी पढ़े हो, किसी से भी पढ़े हो, अब हम पढ़ाएंगे और आप तुलना करना, सही ना, क्योंकि तुलना करना भी आपको आना चाहिए। भाई आप इस एज में है कि आपको तुलना करना आना चाहिए कि कौन आपको सही पढ़ा रहा है, कौन आपको गुमराह कर रहा है। गुमराह नहीं होना है। आप चाहे कंटेंट के मामले में, चाहे समझाने के मामले में, आप देखना बस नोट्स सबको बनाना है, प्रॉपर नोट्स बनाइए। पढ़ने का मतलब बिना नोट्स के नहीं, आपको बाद में पछतावा होगा, सही ना, ये 100% सत्य है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में पछताएंगे, जब आप कोचिंग आना बंद कर देंगे। रिवीजन करेंगे तो फिर आपके पास नोट्स नहीं होगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, सही ना। जो आपका बैच होगा ये 0 से हाई लेवल का बैच होगा। 0 क्या, माइनस लेवल से कह सकते हैं, निगेटिव लेवल से लेके हाई लेवल तक। हाई लेवल तक का ये बैच होगा जिसमें आपको बिल्कुल माइनस से सिखाया जाएगा, यानी 0 लेवल से कह सकते हैं। ऑल इन वन, ऑल इन वन का मतलब एक बार पढ़ेंगे हर एग्जाम में काम करेगा। समझ में आ गया ना क्या भैया? हाँ, सर्वे सर्वा, ऑल इन वन का मतलब हिंदी सर्वे सर्वा, सही ना। हर एग्जाम में काम करेगा, दोबारा नहीं पढ़ना है। कि पुलिस की भर्ती आ जाएगी तो आपको ये नहीं पूछना है सर कि ये क्या, ये पुलिस के एग्जाम में काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। एसआई में काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा, एसएससी में चाहे आप जीडी का पेपर देना, चाहे आप एमटीएस का पेपर दीजिए ना, या सीएचएसएल का पेपर दीजिए, जो भी आप देते हैं, या आरआरबी का कोई भी एग्जाम दीजिए, आरआरबी है ना, आरआरबी में चाहे आप ग्रुप डी का देना, ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, या आप टेक्निकल पोस्ट में अगर बात करें तो चाहे टेक्नीशियन का हो गया, एलपी का हो गया, किसी का भी आप एग्जाम दे सकते हैं, या एलपी। तो जो भी एग्जाम आप देंगे, मैथ आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, सही ना। जो कहा था ना कि तैयारी करते हैं, तैयारी आपका 5 से 6 महीना पर्याप्त है, लेकिन 5 से 6 महीना तब लगेगा जब आपने सारे सब्जेक्ट पे कमांड बना लिया होगा। समझ में आ गया ना। इसे आप 1-1.5 साल सब्जेक्ट पे कमांड बना लीजिए, उसके बाद 5-6 महीने खुद को सौंप दीजिए तैयारी में। जिस चीज की आप तैयारी करते हैं, मान लीजिए पुलिस का देना है, एक बार पूरा सब्जेक्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद 4-5 महीना पुलिस का मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए, ठीक ना, नोट्स को दोहराइए, रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़िए, तैयारी को, फिर आपको एग्जाम निकल जाएगा। और अगर आप तैयारी के पीछे भागेंगे, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगा। तो पहला काम, तैयारी, सब्जेक्ट पे पकड़ बना लीजिए कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं, सब्जेक्ट समझ गए हैं, तो चीजें आसान हो जाएंगी। किसी को यहां तक दिक्कत है? तो ये आपका सिलेबस था अंक गणित का। इसमें हमने लिखा है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। दूसरा लासा और मासा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एलिगेशन, एज। उसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्ट्रीम एंड बोट, वर्क एंड टाइम, पाइप एवं टैंक, सर्ट्स एंड इंडेक्स, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, फ्रिक्शन, सिंप्लीफिकेशन और डीआई। से अभी आप पेट की अगर बात करें ना, तो पेट एक आता ना, पेट सुने होंगे नाम सभी लोग। यूपी ट्रिपल एससी पेट का नाम सुने हैं? यूपी ट्रिपल एससी पेट,
तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट के पेपर में बैठेंगे तो ये जो डीआई हमने लिखा है ये इकलौता एक चैप्टर है जो 20 नंबर का आता है। 25 नंबर के मैथ्स में 20 नंबर के केवल डीआई आता है। पेट का जो एग्जाम होता है उसमें मैथ आता है 25 नंबर का, तो सिर्फ डीआई से आता है 20 नंबर, बाकी चैप्टर से 5 नंबर। समझ में है ना। लेकिन अब आपको थोड़ा सा बात सुन के अजूबा होगा कि सर पूरे मैथ से 5 नंबर, डीआई से 20 नंबर, लेकिन जिसने डीआई बनाया है उसने उसके पास भी बुद्धि रहा होगा, क्योंकि डीआई आप तभी लगा सकते हैं जब आपको पूरा मैथ आता होगा। बात समझ में आ गया ना। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप खाली डीआई पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। डीआई तभी लगा पाएंगे सारे सवाल जब आप पूरे मैथ का नॉलेज रखेंगे, जिसमें से मेन रूप से 3 चैप्टर है डीआई लगाने के लिए। एक है आपका रेशियो, दूसरा है एवरेज और तीसरा है परसेंटेज। ये 3 चैप्टर अगर आपको समझ है, सवाल नहीं लगाना है, समझ है, तभी आप डीआई लगा सकते हैं, नहीं तो डीआई नहीं लगा पाएंगे एक भी सवाल। समझ में आ गया ना। डीआई किसी का भी हो सकता है, लाभ और हानि का भी हो सकता है, डिस्काउंट का भी हो सकता है, साधारण ब्याज का भी हो, किसी का हो सकता है। लेकिन इस 3 चैप्टर के अलावा मतलब किसी चैप्टर से संबंधित हो सकता है डीआई, लेकिन पूछेगा इन्हीं 3 में से कोई सवाल। समझ में आया ना। तो जो डीआई 20 नंबर का लिख दिया है, बहुत से लोग जान ही नहीं पाते। बहुत से लोगों को लगता है सर डीआई पढ़ लेंगे 10 दिन में हमारा नंबर आ जाएगा पेट में। नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप डीआई पढ़ के तभी पढ़ सकते हैं जब आपको सारे चैप्टर आता हो, क्योंकि डीआई किसी भी चैप्टर का बना सकता है। डीआई का मतलब होता है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, डीआई का मतलब होता है आंकड़ों को प्रदर्शित करना। समझ में आ गया ना। तो आंकड़े को प्रदर्शित करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे एक लिख के आप लोग प्रदर्शित करते हैं, जैसे आप लिख रहे हैं तो एक प्रकार ये भी तो आंकड़ा ही दे रहे हैं ना। दूसरा कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? चार्ट बना के। जैसे भी आप छोटा सा उदाहरण हम आपको बताएं, जैसे आप मैच खेलते हो या टीवी में मैच देखते हो, जैसे इस समय आईपीएल आ रहा है, तो अगर आप मैच देखते हो, खेलते होंगे, तो जब कोई बल्लेबाज आता है या कोई टीम खेलती है तो उसका आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए एक तो इसे पूरा चार्ट बन के आ जाता है। इसमें कौन सा बॉलर कितना गेंद फेंका है, कितना रन फेंका है, सब मतलब ऐसे चार्ट बन के आता है ना, कि बॉलर है इतना ओवर दिया, इतना मैच अब तक खेला, इतना विकेट लिया, चार्ट बन के आता है। या कोई टीम अगर बैटिंग करती है तो वो भी चार्ट बन के आता है। या आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसे ग्राफ बन के आता है, ऐसे आता है ना कि किस फील्डर ने किस क्षेत्र में कितना रन बनाया है। दूसरा आप ऐसे भी देखते हैं कि जो रन रेट होता है वो कभी कभी लिख के आता है, कभी कभी ऐसे ग्राफ द्वारा आता है, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आता है ना। किस ओवर में कहा जहां जहां विकेट गिरा रहता है वहां पर ऐसे गोला बना रहता है, आदमी अनुमान लगा लेता है। कभी कभी यही डाटा आदमी मतलब ऐसे आता है, जैसे हाँ मतलब इसमें दंड आरेख द्वारा आता है, ऐसे 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 बना होता है, सही ना, कि किस ओवर में कितना रन बना, ऐसे खांचा बना होता है, जिसमें ज्यादा रन बना तो ज्यादा ऊपर चला जाता है 50 ओवर का। तो आंकड़े को प्रदर्शित करने के बहुत से तरीके हैं। इसका मतलब किसी भी सवाल को डीआई बना सकता है। समझ में है ना। तो वही कह रहे हैं कि आपको गुमराह नहीं होना कि कोई आ गया डीआई बढ़ा दिया 3 दिन में आप पेट निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि डीआई किसी भी चैप्टर का लिखा जा सकता है। समझ में आया ना। तो ये आपके सिलेबस है अंकगणित के। इसके बाद एडवांस मैथ है, तो एडवांस मैथ का भी हम सिलेबस लिख दे रहे हैं। दूसरा था एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में जिसे हम लोग पहला पढ़ेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। एडवांस मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई भी एग्जाम देंगे, सही ना, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, कोई भी, अगर उसमें मैथ है तो मेंसुरेशन है, और मेंसुरेशन है तो 2 से 3 नंबर पक्का। एडवांस मैथ का इकलौता ऐसा चैप्टर है जो आदमी 100% कह सकता है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। बाकी जो चैप्टर लिखेंगे उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एडवांस मैथ में मेंसुरेशन से सवाल आएगा ही आएगा।
कोई भी पेपर हो, पुलिस का पेपर देंगे उसमें भी आएगा। इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन के बाद अलजेब्रा, बीज गणित। बीज गणित, देखिए बीज गणित से भी सवाल आता है लगभग एक सवाल, एक नंबर का एक सवाल, ठीक है ना। नंबर का मतलब एक नंबर का होगा तो एक नंबर, 2 नंबर का होगा 2 नंबर, एक सवाल की हम बात कर रहे हैं। 2 से 3 सवाल क्षेत्रमिति से आ जाता है, बीज गणित से एक आध सवाल आता है। इसके बाद तीसरा जो चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, और चौथा चैप्टर क्वाड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ज्यामिति। इसके बाद अगला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। इसके बाद आपको अगला पढ़ना रहता है कही, क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक्स, सांख्यिकी। हाँ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स पढ़ सकते हैं आप। सांख्यिकी। इसके बाद आप पढ़ते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय अथवा संचय। क्रमचय और संचय। और इसके बाद आप पढ़ते हैं परमेबिलिटी, प्रायिकता। ये चैप्टर लगभग आपको पढ़ने हैं। क्या हुआ, मेंसुरेशन या यहाँ पढ़े लिखे हैं ना ज्यामिति। हाँ ज्यामिति का मतलब रचना होता है ना, जैसे इसमें आपका हो गया त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, पंचभुज, जो इसमें आएंगे वो सभी ही आएंगे। अरे ज्यामिति का मतलब ही होता है भैया रेखा गणित। ज्यामिति का मतलब रचना हुआ ना, तो रचना किससे करेंगे, रेखे से तो करेंगे। और किसी को कोई चीज ना समझ में आया बताइए। जैसे कोई के वृत्त कहां पढ़ेंगे, तो मेंसुरेशन का मतलब हो गया ना वृत्त, घन, गलाब, गोला, जितने भी आकार हैं, सिलेंडर, शंकु, बेलन, ये आपके मेंसुरेशन से संबंधित हैं। हाँ क्रमचय और संचय क्या है, क्रमचय और संचय का मतलब होता है, अगर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा तो आपको जानकारी, हाँ मतलब वही है। क्रमचय और संचय का मतलब होता है समूह बनाना। जैसे संचय का मतलब होता है समूह बनाना, क्रमचय का मतलब क्रम से चयन करना। जैसे हम ये कहें कि आप 3 लोग हैं, ए, बी और सी, ठीक, तो इन तीनों को बदल बदल के कुल कितने अक्षर या कितने शब्द बना सकते हैं, समझ में है ना। जैसे ऐसे लिख दे कि 2, 3, 4, आपको 4 अंक दे दिया गया, इन 4 अक्षरों से कुल कितने संख्या बना सकते हैं, इन 4 अंकों की सहायता से कुल कितनी संख्या बन सकती है। तो जिसे आप एक बना सकते हैं, 2, 3, 4 ही लिखा है, एक आप बना सकते हैं 3, 2, 4, एक बना सकते हैं 4, 3, 2, ऐसे बदल बदल के बना सकते हैं ना। तो ये कुल कितना बनेगा, इसी को बोलते हैं क्रमचय। और संचय का मतलब ये होता है समूह बनाना। जिसे हम आपसे ये कहें कि आप ए, बी, सी, डी, ई 5 खिलाड़ी हैं, और इस 5 खिलाड़ी में से 3 खिलाड़ी को मैदान पे खिलाना है, तो कितने प्रकार से टीम बना सकते हैं आप। तो टीम आप ये बना सकते हैं कि ए, बी, सी को ही खिला ले,
डी को बाहर कर दें। आप बना सकते हैं बी सी डी को खिला लें, ई को बाहर कर दे सकते हैं। आप बना सकते हैं डी ए बी को खिला लें, बाकी को बाहर कर दें। तो इसे बदल बदल के टीम बन सकता है ना। तो संचय का मतलब होता है टीम बनाना, क्रमचय का मतलब होता है क्रम से चयन करना। परमेबिलिटी या प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। संभावना, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके परीक्षा में सफल होने की संभावना कितनी है। तो हर आदमी जानता है सफल होने की संभावना कितनी है, 50%, क्योंकि 2 चांस है, या तो फेल या तो पास, सही ना। तो 2 चांस में से 1 चांस आपका होगा, या तो फेल होंगे या तो पास होंगे किसी भी एग्जाम में, ये तो है ना। जैसे कोई एक सिक्का उछाला गया तो उसके हेड आने की प्रायिकता कितनी है, तो आप कहेंगे आधा, आधा ही है ना। एक सिक्का आप उछालते हैं तो आधा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसका मतलब संभावना कितनी है, आधा है। परीक्षा में पास होने की संभावना कितनी है, आधा है। क्लियर है ना। तो वही पूछता है कि कब कितना आएगा। अगर 2 सिक्का उछाला जाए तो दोनों में हेड आने की प्रायिकता कितनी है, दोनों में 2 आने की, मतलब दोनों में टेल आने की प्रायिकता कितनी है, एक में हेड एक में टेल आने की प्रायिकता कितनी है, यानी संभावना कितनी है। तो वो चीज यहां पढ़ते हैं। किसी को दिक्कत है, जैसे आप ताश की पत्ती होती है ना, तो पूछ लेगा ताश की पत्ती में से इक्का आने की प्रायिकता कितनी है। मतलब इक्का, जैसे आप ताश की 52 पत्ती, उसमें से एक पत्ती निकालते हैं तो इक्का आने की संभावना कितनी है। तो अब वहां आप सीखेंगे कि कुल कितने इक्का होते हैं, 4 इक्का होते हैं। कितने पत्तियां होती हैं, 52। तो 52 में से 4 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 4/52, काट देंगे 1/13, 13 चौका 52। इसका मतलब इक्का आने की प्रायिकता कितनी है, 1/13। और किसी को दिक्कत हो बताइए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पहला चैप्टर। देखिए मैथ में अगर हम बात करें, संदर्भ भैया, मैथ में अगर हम बात करें तो मैथ में सिर्फ 5 चैप्टर हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए। कहने का मतलब आना तो पूरा चाहिए, लेकिन 5 चैप्टर ऐसे हैं जो हम ये कह सकते हैं ये बैकबोन है, बैकबोन ऑफ मैथ, यानी रीढ़ की हड्डी है। जैसे मनुष्य की रीढ़ की हड्डी अगर डैमेज हो गई तो मामला गड़बड़ है, आदमी जीवन भर खड़ा नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया ना। सेम वही प्रकार से अगर आपके मैथ में भी अंक गणित की अगर हम बात करें तो अंक गणित में अगर आप 5 चैप्टर नहीं सीख पाए तो आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं, तो पहला चैप्टर उसमें आता है नंबर सिस्टम ही, समझ में आ गया, नंबर सिस्टम आता है। दूसरा एलसीएम और एचसीएफ ये है। और तीसरा चैप्टर आपका है एवरेज, और हाँ औसत। और चौथा चैप्टर परसेंटेज। और 5वां चैप्टर है एलिगेशन। ये 5 चैप्टर अगर आप मैथ में नहीं सीख पाए तो ये मान लेना फिर आप कंपटीशन की दुनिया में पीछे रह जाएंगे। समझ में आया ना। सवाल तो आप लगा सकते हैं लेकिन मैथ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इन्हीं 5 चैप्टर पर पूरा का पूरा मैथ निर्भर होगा। समझ में आया ना। जैसे ये एक प्रकार से क्या है, थ्योरी है, ये थ्योरी है। बाकी जो चैप्टर है वो सब प्रैक्टिकल है। बात समझ में आया ना। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, थ्योरी करते हैं, पहले प्रैक्टिकल करते हैं। पहले थ्योरी सॉल्व करते हैं ना। तो पहले थ्योरी करेंगे उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, सैलरी ज्यादा मिलेगी। कहने का मतलब जैसे हमने एक दिन क्लास में बताया था ना कि इंजीनियर और मिस्त्री में बस इतना ही अंतर है। जो इंजीनियर होता है वो सिर्फ प्रैक्टिकल किया है, जो इंजीनियर होगा वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल किया है। ये तो ना, जो इंजीनियर होगा, जो बीटेक किए होंगे, एमटेक किए होंगे, पॉलिटेक्निक किए होंगे, वो क्या करते हैं, वो पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन जो मिस्त्री होंगे वो क्या करेंगे, वो खाली प्रैक्टिकल किए हैं, थ्योरी नहीं पढ़े हैं। इसलिए स्टार्टिंग में नॉलेज तो ज्यादा होगा, हमारी बात समझना। जो प्रैक्टिकल खाली करेंगे
अगर आप खाली प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, स्टार्टिंग में तो नॉलेज ज्यादा का मतलब आप सवाल लगाना सीख गए, आपको लगेगा कि आप हर सवाल लगा लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जब सवाल आएगा तो आपके फंसने का चांस ज्यादा होगा। कहने का मतलब जो चीज आप नहीं सीखे होंगे, अगर उस टाइप का सवाल आ गया तो आप उस सवाल में फिर फंस जाएंगे। लेकिन जो इंजीनियर होगा, क्योंकि उसके पास थ्योरी का नॉलेज है, उसके पास कॉन्सेप्ट है, समझ में आया ना, इसलिए उसका सैलरी शुरू में तो कम होगा, यानी कॉन्सेप्ट सीखने में शुरू में तो थोड़ा ज्यादा समय लेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप देखना बीटेक की जब जॉब आती, मतलब नौकरी लगती है बीटेक का, पॉलिटेक्निक का, आईटीआई का, तो स्टार्टिंग सैलरी बहुत मतलब कम ही रहता है, ठीक ना, 12,000, 15,000, 20,000 ऐसे रहता है। और मिस्त्री जब कोई अभी मोटरसाइकिल बना के सीख के जाए, उसकी सैलरी शुरू में 20,000 मिलेगी, 25,000 मिलेगी, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। जो इंजीनियर है, जो मतलब पढ़ा लिखा है, उसके पास थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। लेकिन जैसे ही 2-3 साल बीतेगा, जो इंजीनियर होगा उसका प्रमोशन हो जाएगा और मिस्त्री उसी के अंडर में काम करेगा बाद में। रीजन, क्योंकि उसके पास थियोरेटिकल नॉलेज, उसके पास हर नॉलेज हो गया, उसके पास सवालों से, केस से उलझने का क्षमता है, और जबकि मिस्त्री के पास वो क्षमता विकसित नहीं है, क्योंकि उसने जितना सीखा है उतना ही सीखा है। तो वही हम बता रहे हैं कि जो थ्योरी वाले हैं ना, ये 5 चैप्टर आपके पूरे मैथ का बैकबोन है। जैसे नंबर सिस्टम का मतलब ही होता है संख्या पद्धति, यानी अगर आपको संख्याओं के बारे में ही जान गए, मैथ में पढ़ते क्या है, संख्या तो पढ़ते नहीं भैया, अंक एवं संख्या पढ़ते हैं, और आप संख्या के बारे में ही पूरा जान गए, फिर आपका बचा क्या, कुछ नहीं बचेगा। दूसरा एलसीएम और एचसीएफ है, एलसीएम और एचसीएफ ही आपको सवाल बताता है, सवाल में कब किसका एलसीएम कितना आएगा, क्या आएगा, कब कैसे होगा, ये एलसीएम और एचसीएफ बताता है। एवरेज औसत है ना, जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज का मतलब जैसे आप साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि पढ़ रहे हैं, बिना प्रतिशत के सवाल कैसे लगा पाएंगे। एक इकलौता सवाल भी लाभ और हानि का, डिस्काउंट का, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा नहीं होगा जो बिना प्रतिशत के आप लगा पाए। ऐसा कोई सवाल होगा साधारण ब्याज का जिसमें प्रतिशत न निकालना हो, सब में प्रतिशत ही निकालना होगा। लाभ और हानि निकालेंगे तो भी प्रतिशत ही निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, समझ में आ रहा है ना। तो वही कह रहे हैं कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके बैकबोन है मैथ के, अगर आप इनको समझ जाएंगे तो चीजें आसान रहेंगी। सवाल लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, समझने की बात कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया तभी आप डीआई लगा पाएंगे, नहीं तो डीआई नहीं लगा पाएंगे। और पेट, अगर आप उत्तर प्रदेश में नौकरी चाहते हैं तो पुलिस को छोड़ करके आपको पेट निकालना पड़ेगा आज की डेट में। हो सकता है आने वाले समय में पेट भी लागू कर दे, लेकिन अभी तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको लेखपाल बनना है, वीडियो बनना है, लोअर पीसीएस निकालना है, समझ में आ गया ना, किसी भी विभाग में जाना है उत्तर प्रदेश में, तो जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग कराती है, यूपी ट्रिपल एससी करवाती है, उन सभी परीक्षा में पेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। जैसे टीचर बनने के लिए टेट होता है, वैसे उत्तर प्रदेश में अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, समझ में आया ना। आप बहुत पढ़ने में थे, जो जैसे मान लीजिए जिसका एज पूरा हो गया है, मान लीजिए पेट नहीं दिया था, अब कोई भी भर्ती आएगी, या लेखपाल की भर्ती आई थी, लेखपाल वाले में पेट में नंबर कम था, वो लेखपाल का फॉर्म नहीं भरे हैं, या भरे भी हैं तो एग्जाम देने को नहीं पाएंगे, उसका कट ऑफ आ गया। लगभग पेट का कट ऑफ कितना आया है, 55%, इसका मतलब लगभग में 55 से थोड़ा सा ज्यादा है, 55 कुछ है, तो लगभग मान लीजिए 55-56 नंबर है, उसके नीचे जिसका नंबर था वो लेखपाल का पेपर नहीं देंगे, समझ में आया ना। अभी उसका लोअर पीसीएस की भर्ती आई है, तो लोअर पीसीएस में भी पेट मांगेगा। पेट का मतलब ये एक ऐसा एग्जाम है जो आप इसकी जब एलिजिबल होंगे, यानी इसको जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तभी आप दूसरी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। क्लियर है ना। अब तो वही बात बता रहे हैं कि ऐसे बहुत से एग्जाम आएंगे, लेकिन अब कोई सर पुलिस में, तो पुलिस में आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, एसएससी जीडी में डायरेक्ट डाल सकते हैं। चलिए लिखिए संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम,
संख्या पद्धति। अच्छा, संख्या पद्धति, संख्याओं को लिखने के कितने तरीके हैं, कितने पद्धति से लिख सकते हैं बताइए। संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखने के कुल कितने पद्धतियां हैं, लगभग कितनी है, कितने आप जानते हैं? हाँ, संख्या पद्धति में संख्या के लिखने के बहुत से पद्धति हैं। जैसे एक पद्धति होता है, आपने पढ़ा होगा रोमन पद्धति, पढ़े हैं ना या सुने होंगे रोमन पद्धति से। आप हेडिंग डालते उसमें ऐसे पॉइंट करके 1 2 पहले, हाँ ऐसे डबल आई 2 3 4 ऐसे लिखते हैं ना। तो ये कौन सी पद्धति में लिखते हैं? रोमन में लिखते हैं। ऐसे दूसरा पद्धति कौन सा है, और कोई पद्धति जो आप जानते हो? क्या हुआ? संख्या पद्धति कौन सा पद्धति आ गई भैया? हाँ, उस पद्धति का नाम क्या है? एक पद्धति जो आप पढ़ते से, ये रोमन पद्धति हो गया। ऐसे और भी पद्धतियां हैं। एक होता है बाइनरी पद्धति, बाइनरी पद्धति। जैसे इसमें ऐसे लिखते होंगे, जैसे आपने ये पढ़ा होगा उसमें, इसमें 1 और 0 का ही प्रयोग होता है। इंटरमीडिएट के फिजिक्स में पढ़ा होगा, कंप्यूटर एक चैप्टर, इसमें एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, तो उसमें बाइनरी पद्धति आता है। बाइनरी पद्धति में किस अंक का प्रयोग करते हैं? 1 और 0 का। इसमें आपको सिखाया जाता है 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। से अगर उसमें 1 लिखना होगा तो 1 को हम लोग, जैसे अगर ये जो 1 लिखते हैं तो 1 को ऐसे खाली 1 लिखेंगे, लेकिन अगर 2 लिखना होगा तो 2 को ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया ना? अगर 3 लिखना होगा तो 3 को आप ऐसे लिखते हैं, ये 3 लिखा है। अगर 4 लिखना होगा तो 4 को आप ऐसे लिखेंगे, ये 4 लिखा है। तो ये कौन सी पद्धति है? ये जो पद्धति हमने लिखा है ये बाइनरी पद्धति लिखा है। बाइनरी पद्धति में किसी भी संख्या को लिखने के लिए सिर्फ 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 का या तो 1 का। समझ में आ गया ना? तो ये कैसे लिखते हैं ये नहीं सिखा रहे, सिर्फ हम आपसे पद्धति बता रहे हैं कि बाइनरी पद्धति ऐसे रोमन पद्धति होता है। और कौन सी पद्धति होती है? ऐसे बहुत सी पद्धतियां हैं। समझ में आ गया ना? ऐसे बहुत सी पद्धतियां हैं। अब बात ये आती है कि आप कौन सी पद्धति पढ़ते हैं। आप जिस पद्धति में लिखते हैं उस पद्धति का नाम है दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे जो हम लोग लिखते हैं ना 1 2 3 4, तो ये भाई ये कौन सी पद्धति है? जैसे आप पढ़ते ना हिंदी में कौन सी पद्धति पढ़ते हैं? तो आप कहते हैं देवनागरी लिपि पढ़ते हैं। कौन सी लिपि पढ़ते हैं? देवनागरी लिपि ना। वैसे मैथ में कौन सी पद्धति पढ़ते हैं आप? दशमलव संख्या पद्धति। क्लियर रहेगा ना? मैथ में कौन सी पद्धति पढ़ते हैं? ये सब हम लोग नहीं जानते। अभी कोई कहे सर 50 का रोमन बता दीजिए, शायद सबको नहीं पता होगा। 60 का बता दीजिए, सबको नहीं पता होगा। फिर हो सकता है किसी ने 100 तक याद कर लिया हो बचपन में, तो कोई कहते सर 200 का बता दीजिए, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि हम लोग उसको पढ़ते नहीं है। बस आदमी हेडिंग डालता है ऐसे 1 2 3 4, उसके बाद फिर सीधे ऐसे डालने लगता है। से अगर कहीं हेडिंग भी डालेगा तो पहला पॉइंट ऐसे डालेगा, दूसरा ऐसे डालेगा, तीसरा ऐसे डाल देगा, फिर चौथा। कहने का मतलब उसको सारी गिनतियां रोमन की नहीं आती। मानते ना ये चीज? शुरू में जैसे 4 शर्ट तो डालेगा, लेकिन अगर लंबा पॉइंट लिखवा रहे हैं, कोई नोट करना है, तो आदमी फिर वहां से पॉइंट बदल देता है। तो हम ये बता रहे हैं कि पद्धति कौन सी होती है। पद्धति बहुत सी है। जैसे एक होता है एबीसीडी पद्धति, रोमन पद्धति, बाइनरी पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति, एबीसीडी पद्धति, हेक्साडेसिमल पद्धति, ऑक्टेन पद्धति, बहुत सी पद्धतियां हैं। तो हमें कौन सी पढ़ना है? हमें पढ़ना है दशमलव संख्या पद्धति। तो आप हेडिंग डालेंगे दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। जिसने जीवन में मैथ नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आएगा। बिल्कुल एक एक लाइन लिखा रहे ना, कहां से शुरुआत करना था। दशमलव संख्या पद्धति कौन सी होती है?
अरे क्या होता भैया, तो 0 से 9 तक उसका अंक है ना, कैसे बताएंगे? दशमलव संख्या पद्धति क्यों बोलते हैं फिर? दशमलव संख्या पद्धति चलिए, दशमलव संख्या पद्धति इसलिए बोला जाता है क्योंकि दशमलव संख्या पद्धति में 10 चिन्ह का प्रयोग होता है। दशमलव संख्या पद्धति में 10 चिन्हों का प्रयोग होता है, और वो चिन्ह कौन कौन से हैं? 0 से लेके 9 तक। इन्हीं 10 चिन्हों के प्रयोग के कारण ही इसको बोलते हैं दशमलव। 10 का मतलब ये दशमलव नहीं है जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं 10.5, ये दशमलव की बात नहीं कर रहे हैं। दशमलव का मतलब है 10 से, समझ में आ गया ना? उसमें 10 अंक है 0 से लेके 9 तक, इसलिए उसको बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो दशमलव संख्या पद्धति क्यों बोलते हैं? लिखना इसमें, अपने दैनिक जीवन में हम लोग जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम लोग जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं उसमें 10 चिन्ह होते हैं। कहां से? 0 से लेके 9 तक 10 चिन्ह होते हैं। इन्हीं 10 चिन्हों को प्रयोग होने के कारण इस पद्धति को दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। इन्हीं 10 चिन्हों का प्रयोग होने के कारण इस पद्धति को दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। क्लियर है ना? और इन 10 चिन्हों को तथा इन 10 चिन्हों को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंक कहते हैं, डिजिट। तथा इन 10 चिन्हों को क्या बोलते हैं? अंक। कोई दिक्कत है यहां तक? तथा इन 10 चिन्हों को क्या बोला जाता है? अंक। यानी आपसे पूछे अंक कितने होते हैं? 10, 0 से लेके 9 तक। एग्जाम में पूछ सकता है कि अंक कितने हैं, तो आप कहेंगे 10, 0 से लेके 9 तक। कौन कौन से अंक होते हैं? तो आप कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 अंक है। तो देखना, इसमें से भी सवाल पूछता है, आपसे पूछेगा 0 कौन, ये सारे क्या है? सभी के सभी अंक हैं, डिजिट हैं। तो क्लियर है ना? लेकिन अब आपसे पूछेगा कि 0 कौन सा अंक है, तो 0 है असार्थक अंक। असार्थक अंक, इनसिग्निफिकेंट नंबर। जबकि 1 से लेके 9 तक ये कौन से अंक है? ये है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक। समझ में आया ना? एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अंक है, तो आप कहेंगे 1 से लेके 9 तक के जो भी अंक हैं वो सार्थक अंक। असार्थक अंक कौन से हैं? सिर्फ 0। सवाल कैसे पूछेगा? सवाल सीधा सा पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा असार्थक अंक है। निम्न में से कौन सा असार्थक अंक है? आपके ऑप्शन लिख देगा
0, 1, 5, 11 कौन सा असार्थक अंक है बता देंगे ना? कौन सा असार्थक अंक है भैया बताइए? 0। समझ में आ रहा है ना सबको? तो 0 कौन सा है? असार्थक है। बाकी ये दोनों क्या है? सार्थक है। जबकि 11 जो है ये अंक ही नहीं है, अंक नहीं है भाई। 11 अंक थोड़ा है। हमने कहा अंक कौन से होते हैं? 0 से लेके 9 तक। किसी को यहां तक दिक्कत हो बताइए? समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हाउ टू मेक ए नंबर। संख्या कैसे बनती है? संख्या कैसे बनती है? कोई बताइएगा भैया? हाउ टू मेक ए नंबर, संख्या कैसे बनती है? हाउ टू मेक ए नंबर, संख्या कैसे बनती है? बताइए संख्या कैसे बनती है भैया? कैसे बनती है संख्या? किसी को पता होता ही? संख्या बनाने के लिए बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, सही ना? एकेडमिक से और कंपटीशन में आपको अंतर पता चलेगा कि एकेडमिक में और कंपटीशन में कितना अंतर है। बताइए। संख्या बनाने के लिए अंकों की स्थानीय मान अब लोग कैसे कैसे बनती? बोलिए जो भी बोलना हो, गलत सही जो भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे क्लास में आप बस केवल गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, सही ना? आपके पास नॉलेज जो भी हो वो आप बोल सकते हैं, गलत शब्द नहीं बोलना है बस। क्या हुआ? हाँ, कई अंक मिला के संख्या बनती है। आप लोग क्या बता रहे हैं? हाँ चलिए, ये सही है, कई अंक मिला के संख्या बनती है। लेकिन अगर हम ये पूछते संख्या किससे बनती है, जैसे हम पूछे घर किससे बनता है, तो आप कहेंगे ईंट से, सीमेंट से, सही ना? सरिया से, इसी से बनता है ना। लेकिन हम पूछे सरिया कैसे बनता है या घर कैसे बनता है, तो कैसे बनता है और किससे बनता है, दोनों शब्द में अंतर है ना। अगर हम ये पूछते संख्या किससे बनता है, तो आप कहते हैं अंकों की सहायता से। अगर हम ये पूछते संख्या कैसे बनता है, तो आप कहते हैं अंकों की सहायता से, सही ना? मतलब हम ये पूछते संख्या किससे बनता है, तो आप कहते हैं अंकों की सहायता से। हमने किससे नहीं पूछा है, हमने पूछा कैसे बनता है। तो संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा जाता है। समझ में आ गया ना? तो संख्या कैसे बनती है? संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा जाता है। किससे बनती है? अंक से बनती है, वो अलग सवाल है। अगर ये पूछे होते संख्या किससे बनती है, तब आप कहते सर अंकों से बनती है, अंकों से। लेकिन हमने ये नहीं पूछा, हमने पूछा था कैसे बनती है। तो संख्या अगर आपको बनाना है तो अंकों के स्थानीय मान को जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? तो अब संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ेंगे। तो अब बात आती है स्थानीय मान क्या है। तो अगला हेडिंग डालना स्थानीय मान और जातीय मान, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान अथवा जातीय मान, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू अथवा फेस वैल्यू।
प्लेस वैल्यू अथवा फेस वैल्यू। अब देखिए अस्थानीय मान आपने एकेडमिक के कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, 3-4 में होगा ना स्थानीय मान। लेकिन वो स्थानीय मान जो पढ़े हैं वो सही है, लेकिन आपने स्थानीय मान का अगर सिर्फ सवाल लगाया होगा और आपको स्थानीय मान सिर्फ लगाना आता होगा, निकालना आता होगा, तो फिर अब काम नहीं चलेगा। यानी आपको ये मान के नहीं पढ़ना है कि स्थानीय मान सर हम कक्षा 3 में पढ़े थे। जो वहां सिखाया गया था उसकी तुलना में यहाँ आपको ज्यादा पढ़ना है। समझ में आ गया ना? वहां सिर्फ आप स्थानीय मान निकालना सीखे थे, अब स्थानीय मान का क्या करना है, यूज करना है। दोनों में अंतर है। इससे कोई कह सकता है सर हम तो कक्षा 2 में पढ़ लिए थे, बात सही है, लेकिन वहां सिर्फ आप स्थानीय मान निकाल के बता देते थे कि अंक का स्थानीय मान कितना होगा। अब यहां पर जो सवाल आएगा वो क्या आएगा, यूज आएगा। यहां पर जो होगा वो क्या होगा, स्थानीय मान का यूज करना होगा। तो पहला चीज आपको सीखना है स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है। तो जातीय मान क्या होता है, कोई बताएगा? स्थानीय मान तो सुने होंगे, जातीय मान। हाँ, जातीय मान का मतलब होता है किसी भी संख्या का जो अंक है, सही ना, तो अंक स्वयं अपने आप में जातीय मान होता है। आप क्या बता रहे हैं? हाँ, जातीय मान जो होता है किसी भी संख्या का जो अंक है, यानी अंक का जो जातीय मान होता है वह अंक स्वयं होता है। किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। जैसे 5 का जातीय मान 5, 3 का जातीय मान 3, 2 का जातीय मान 2, 0 का जातीय मान 0, 9 का जातीय मान 9। यानी जातीय मान कभी भी नहीं बदलता। तो लिखना नोट करके, जातीय मान किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है, अर्थात जातीय मान नहीं बदलता। अर्थात जातीय मान नहीं बदलता। क्लियर है? जातीय मान कभी नहीं बदलेगा। जैसे हम आपसे कहें एक संख्या है 5 4 3 2, तो आपसे पूछे अगर कोई 2 का जातीय मान कितना होगा, तो 2 का जातीय मान, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू, तो 2 का जातीय मान कितना होगा, 2 ही होगा। 3 का जातीय मान 3 का जातीय मान 3 ही होगा। 4 का जातीय मान 4 ही होगा, और 5 का जातीय मान 5 ही होगा। समझ में आ गया ना? जैसे यहां भी अगर आगे और भी 3 लिखा होता तो इस 3 का भी जातीय मान कितना होता, 3 ही होगा। यानी जातीय मान कभी भी नहीं बदलेगा। एफबी का मतलब होता है फेस वैल्यू। हमने इंग्लिश में शॉर्टकट में लिख दिया है, आप समझ में आ गया ना? स्थानीय मान के अलावा ये जातीय मान है। फेस का मतलब चेहरा, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं फेस वैल्यू, इसलिए हमने एफबी लिखा है। चाहे आप हिंदी में लिखे चाहे एफबी लिखिए, आपकी मर्जी है। किसी को दिक्कत है यहां तक? तो जातीय मान क्या होता है, जातीय मान कभी भी नहीं बदलता है। अब बात करते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है, अंकों का जो स्थान है वो किस स्थान पे है, यानी प्रत्येक अंक का अलग अलग स्थान होता है। तो जो जिस स्थान पे होता है उसका स्थानीय मान बदलता रहता है। जैसे इकाई के स्थान पर है तो अलग स्थानीय मान, दहाई के स्थान पर है तो अलग स्थानीय मान, सैकड़ा के स्थान पर है तो अलग स्थानीय मान। जैसे हम कहें 543 लिखा है, तो आपसे कोई कहे कि इस 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप कहते सर 3 का स्थानीय मान होगा 3, और इकाई के स्थान पर है तो 1 का गुणा कर देंगे 3। 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 4, ये इकाई है ये दहाई है, ये इकाई है ना, इतना तो आप बेसिक जानते होंगे। इकाई दहाई
सैकड़ा। तो इकाई के स्थान पर है तो 1 का गुणा, दहाई के स्थान पर है तो 10 का गुणा 40, और सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 का गुणा, यानी 5 गुणे 100 बराबर 500। क्लियर है ना? तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा भैया? 3। 4 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। अब अगर आपको संख्या बनाना है तो आप इन्हीं को फिर से जोड़ देंगे, आ जाएगा 543। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको संख्या बनाना है तो अंक का स्थानीय मान आपस में जोड़ा गया होगा। समझ में आ गया ना? जैसे अगर हम लोग कहीं x y लिखते हैं तो इसका मतलब हमने आपको बताया x गुणे y होता है। ऐसे कहीं 43 लिखा है, इसका मतलब ये 4 3 नहीं लिखा, इसका मतलब ये 40 प्लस 3 लिखा है। इसका मतलब स्थानीय मान को जोड़ा गया है। समझ में आ गया ना? तो संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को, अब आप कहेंगे सर हम बचपन में तो ऐसे पढ़े थे, गुरुजी ने हमको ऐसे सिखाया था कि अगर कोई पूछे 4 का स्थानीय मान तो 4 के नीचे 4 लिख दीजिए, बाकी 0 कर दीजिए। तो ये भी तरीका सही है, लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे लगाए होंगे तो अभी आने वाला सवाल जो होगा, सही ना, उन सवालों में फिर आप फंस जाएंगे। क्योंकि अगर आपको, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं ना रटना। यहाँ गुरुजी ने आपको क्या बताया, रटवा दिया कि जिस संख्या का निकालना है उसके नीचे वही अंक लिख दीजिए, बाकी सब 0 कर दीजिए। तो क्या इससे आप सीख पाए? नहीं सीख पाए। सीख कहां से पाए कि मतलब कैसे आया? इकाई का होगा तो 1 का गुणा, दहाई का होगा तो 10 का गुणा, सैकड़ा का होगा तो 100 का गुणा। किसी को दिक्कत है? अब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हम इधर लिख दें, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, 3 गुणे 10 के पावर 0। भाई 1 का मान 10 के पावर 0 पर, किसी भी संख्या पर अगर कोई पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो 3 गुणे 10 के पावर 0 तो भी आ जाएगा 3। इसको कितना लिख सकते हैं? 4 गुणे 10 के पावर 1। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के पावर 2। समझ में आ गया ना? क्योंकि ये 10 था, हम 100 हो जाएगा, 100 का गुणा 4 में करेंगे 400 हो जाएगा। सॉरी, 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 1 कम 10, 10 चौक 40, ये 10 दाम 100, 100 पंचे 500। तो मतलब चाहे ऐसे लिखिए आप, चाहे ऐसे सीधे सीधे लिखिए, वो आपकी मर्जी है। किसी को यहां तक दिक्कत बताइए, बता देंगे ना सभी लोग? देखिए क्वेश्चन, संख्या 4 3 6 9 में, हाँ क्वेश्चन है, संख्या 4 3 6 9 में 4 का स्थानीय मान तथा 6 का जातीय मान का योग होगा। चार का स्थानीय मान कितना होगा भैया? कितना आएगा 4 का स्थानीय मान? तो 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 3 6 9, ये है ना। हमने कहा जब 4 का निकालेंगे तो 4 का स्थानीय मान कितना आएगा? 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर है तो 1000 का गुणा कितना जाएगा? 4000। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहां सवाल लगाना हो तो 6 3 9, 4 के नीचे 4 लिखेंगे, बाकी सब क्या कर देंगे? 0। समझ में आ गया ना? अगर हम आपसे पूछते 6 का स्थानीय मान तो आप कहेंगे 6 के नीचे 6 लिखिए, बाकी 0। तो 4 का स्थानीय मान कितना आएगा? 4000। 6 का जातीय मान कितना होगा? 6 ही होगा, ये होगा ना। जोड़ देंगे 4006। किसी को यहां तक दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए बाकी क्लास हम लोग कल करेंगे। देखिए स्थानीय मान छोटा टॉपिक नहीं, कम से कम 2 दिन चलेगा। ये तो अभी आपको हमने बेसिक बताया जो आप कक्षा 2 और 3 में पढ़े थे। समझ में आ गया? क्योंकि हमने कहा ना कि हमारे पढ़ाने का जो अंदाज है वो बिल्कुल माइनस लेवल से है। जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे हम लोग एक स्टेप आगे चलेंगे, क्योंकि जिसको ये नहीं समझ में आएगा उसको कल समझ में नहीं आएगा।
और हम आपको ऐसे ऐसे सवाल लिखेंगे, आप उसको देख के बता ही नहीं पाएंगे कि वो जातीय मान का या स्थानीय मान का सवाल है। आप सवाल देख के नहीं बता सकते कि सर वो सवाल जातीय मान का है या स्थानीय मान का है। सही ना? जब आपको बताएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि अच्छा ये सवाल भी जातीय मान या स्थानीय मान का है। क्लियर है ना? यहां तक किसी को दिक्कत हो बताइए। चलिए, इस बैच का भी पूरा रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ा आपको मिलेगा। सही ना? तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर कर दीजिए। सही ना? और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको दोनों वीडियो मिले। है ना? चैनल का नाम कुछ लोग जानते होंगे, AIMS 247, है ना? एम्स 247, पूरा मैथ का पूरा क्लास, है ना? रिकॉर्डेड फॉर्म में चैनल पे पड़ा होगा। कहीं आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसको क्लियर करते रहना, ठीक है ना? ये नहीं कि चलिए सवाल नहीं आ रहा, पहले दिन से आपकी जिम्मेदारी है, पहले दिन से ही आप उसको कंफ्यूजन दूर करिए। क्योंकि अगर धीरे धीरे क्या होगा, 1 महीना 2 महीना 4 महीना बाद क्या होगा, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए पहले दिन से आप भी हमारे साथ साथ मेहनत करिए।